जय हिंद दोस्तों आपको याद होगा कि हमारा जो लास्ट वीडियो था उस लास्ट वीडियो के टॉपिक का नाम था सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले या सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण जजमेंट। और उस टॉपिक में हमने आपको बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार से स्थापित किया है। आज जो हमारा वीडियो है उस पिछले वाली वीडियो का अगला पार्ट है और इस वीडियो में हम दिखाएंगे आपको कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इतने महत्वपूर्ण जजमेंट दिए हैं जो न्यायिक व्यवस्था के इतिहास में माइलस्टोन साबित हुए हैं। तो इसलिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये वीडियो आपको आपके जो एग्ज़ाम है यूपीएसआई का एग्ज़ाम है या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो भी फोर्स के एग्ज़ाम हैं, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई या एनडीए, सीडीएस और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आप देखेंगे कि लास्ट टाइम यूपीएसआई के एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन आए थे जो क्वेश्चन थे सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर, और कई निर्णय तो ऐसे थे जो आपने कभी शायद पहले ना सुने हो। तो आज का ये वीडियो थोड़ा लेंदी भी हो सकता है, इसलिए हमने एक तरीका अपनाया है इस वीडियो में कि अब जब मैं आपको आगे के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पढ़ाऊंगा तो उन फैसलों में मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा, यानी कि मैं पर्दे के पीछे रहूंगा और आपको स्क्रीन पर एक एक फैसला, एक एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का अच्छे से बताऊंगा। लेकिन थोड़ी सी कोशिश ये करनी है आपको कि इस वीडियो में आप सिर्फ इतना करें कि हर एक जजमेंट पे, हर एक फैसले की कुछ मुख्य बात याद रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूँ कि एसआर बोम्बई केस, तो एसआर बोम्बई केस में आपको सिर्फ इतना करना है कि आप इतना याद कर लें कि राष्ट्रपति शासन को लेकर या आर्टिकल 356 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। हम पूरा विस्तार से बात नहीं करने वाले हैं इस वीडियो में हर एक जजमेंट की। कारण उसका यही है कि जजमेंट हैं कम से कम शायद 36-37 जजमेंट हैं, तो आप 40 के आसपास जजमेंट मान लीजिए, और 40 जजमेंट को विस्तार से एक ही वीडियो में कंप्लीट करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए हमने इस वीडियो में कोशिश की है कि यूपीएसआई के लेवल का मैं आपको इस वीडियो में सारे जजमेंट समझा दूं। उसके बाद कुछ वीडियो हम बनाएंगे ऐसे जिसमें 7-8 जजमेंट को हम एक एक वीडियो में, मतलब एक वीडियो में एक जजमेंट, एक वीडियो में एक जजमेंट, इस तरीके से विस्तार से बात करेंगे। जैसे शाहबानो केस है, बहुत फेमस है, तो उसके लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए समझाने के लिए, तो उस पर हम विस्तार से बात कर लेंगे। एसआर बोम्बई केस है, उसमें बहुत सारी गाइडलाइंस हैं सुप्रीम कोर्ट की, उसमें हम विस्तार से बात करेंगे। इसी तरीके से एक विशाखा केस है जिसमें विस्तार से बात करनी पड़ेगी आपको। बहुत सारे ऐसे केस हैं। मथुरा केस है, एक बड़ा फेमस केस है मथुरा केस, उस पर हम विस्तार से बात करेंगे, उसकी पूरी पृष्ठभूमि जानेंगे। तो ये जो हम बात करेंगे ये किसी अगले वीडियो में करेंगे, जो अगले वीडियो हमारे आने वाले हैं उनमें। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको कोशिश यही करनी है कि आप सतही तौर पर हर एक जजमेंट के बारे में जानें। आप ये जानें कि किसी जजमेंट को लेकर क्या फैसला दिया गया, पूरा फैसला विस्तार से नहीं, बस उसकी बेसिक चीज़ें आप अगर याद कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जो यूपीएसआई या फोर्स के एग्ज़ाम में, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, इन सारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो सीधे सीधे ही पूछे जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा घुमा फिराकर और बहुत जजमेंट का पूरा विस्तार आपसे नहीं पूछा जाता। तो इसलिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, एंड तक देखें, और 100% आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो बच्चे पीसीएस जे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि यूपीएसआई के पेपर में आपको मूल विधि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के तौर पर पढ़ना होता है, इसलिए मूल विधि के अंतर्गत हमारा ये टॉपिक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला केस ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों को लेकर बहुत ही तंग नज़रिया पेश किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति निवारक निरोध कानून आप जानते होंगे, जैसे मीसा, पोटा, टाडा, रासुका, ऐसे कानून जो होते हैं वो आतंकवाद को लेकर भी कई कानून होते हैं, वो निवारक निरोध कानून कहलाते हैं। अगर कोई व्यक्ति इनके तहत गिरफ्तार किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और उन्होंने आर्टिकल भी दिए हैं 13, 19, 21, 22। इन आर्टिकल के विषय में आप हमारे अन्य वीडियो को देख सकते हैं, जो मौलिक अधिकार का वीडियो, उसमें आपको पता लग जाएगा कि इन आर्टिकल में क्या कहा गया है। तो कुल मिला के आलोचकों का मानना था कि इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तंग नज़रिया पेश किया था मौलिक अधिकारों को लेकर। तो बहुत सिंपल सा आपको याद रखना है जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ फिर अगला केस भी बड़ा माइलस्टोन केस है सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में, और इसका नाम है चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य 1950। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन है। और आप जानते हैं कि अनुच्छेद 15(1) कहता है कि
या किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग, निवास स्थान आदि के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव को रोकता है ये आर्टिकल। तो सीधा सा था कि शैक्षणिक संस्थाओं में अगर आरक्षण देंगे तो वह भेदभाव कहलाएगा, इसलिए अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन माना सुप्रीम कोर्ट ने। और इसी फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए बाद में संसद की ओर से एक आर्टिकल जोड़ा गया हमारे संविधान में, जिसे हम कहते हैं 15(4) आर्टिकल। एक तरीके से देखें तो इस फैसले ने अनुच्छेद 15(4) के लिए उत्प्रेरक का काम किया और इसी वजह से संसद ने आर्टिकल 15(4) हमारे संविधान में जोड़ दिया। चलिए दोस्तों, अब अगला फैसला देखते हैं। अगला फैसला देखने से पहले आपको एक बात बता दूं मैं आपको कि देखिए, कई सारे और भी केसेस हैं जो इसके बाद आने थे। जैसे हमने अभी चमकम दोराई राजन 1950 का फैसला पढ़ा, इसके बाद शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, ये सारे फैसले हैं। आपको ध्यान रखना है कि इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो है, उस वीडियो में हमने ये सारे केस बहुत अच्छे से डिफाइन किए हैं। तो आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाले वीडियो में इन सभी केसेस को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में ये वाले केस हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले का जो टॉपिक है उसका पहले पार्ट में हम ये कर चुके हैं और आप जानते हैं कि ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, अब तीसरा फैसला देखते हैं। तीसरे फैसले का नाम है बेरूबारी यूनियन केस 1960। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये प्रश्न आया कि क्या संसद के पास या सरकार के पास ये शक्ति है कि वह आर्टिकल 3 के तहत भारत के किसी भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है या किसी अन्य देश से कोई भूभाग ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं कर सकती संसद कि आर्टिकल 3 के तहत वह भारत के किसी भाग को अन्य देश को दे पाए। इसके लिए संसद को चाहिए कि वह आर्टिकल 368 के तहत ही संविधान संशोधन करे और संविधान संशोधन करके फिर वह किसी अन्य देश को भारत का कोई भूभाग सौंप सकती है। और आप जानते हैं कि बाद में संविधान संशोधन किया गया और संविधान संशोधन करके जो 9वां संविधान संशोधन था, उसके द्वारा भारत की ओर से पाकिस्तान को बेरूबाड़ी संघ सौंप दिया गया। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 3 की व्याख्या की थी। और दोस्तों, अगला केस है के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1961। यह केस अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये केस उस टाइम पे बहुत चर्चा में रहा और आज तक इस केस के बारे में लोग बात करते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम था रुस्तम, जिसमें अक्षय कुमार मेन रोल में थे और पूरी की पूरी जो मूवी थी वो उसमें के एम नानावती के केस पर पूरी मूवी वो आधारित थी। यह केस मीडिया ट्रायल के लिए ज़्यादा याद किया जाता है, ना कि न्याय के लिए। मीडिया ट्रायल का कोर्ट पर बहुत अधिक प्रभाव देखा गया और सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले फैसला क्या दिया था कि के एम नानावती दोषी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया और साथ ही साथ के एम नानावती को पूरी तरह बाइज्जत बरी कर दिया। दोस्तों, के एम नानावती एक नौसेना के अधिकारी थे और उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने अपनी पत्नी के प्रेमी, जिसका नाम था प्रेम आहूजा, की हत्या कर दी थी और इसी वजह से उनके ऊपर ये ट्रायल चला था। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण केस है, ये ज़रूर आना चाहिए, इसलिए इसे याद रखिए। के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1961। अगला केस देखते हैं दोस्तों। अगला केस है साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ 1962। दोस्तों, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत आती है। आपको याद होगा कि अनुच्छेद 19(1)(a) में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और उसी स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता को भी सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है, तो आप बताते हैं कि 19(1)(a) में आती है। तो अब आपको याद रखना है कि ये फैसला साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ 1962 में आया। और दोस्तों, अगला केस है माधव जीवाजी राव सिंधिया वर्सेस भारत संघ 1970। इस केस में कोर्ट ने माधवराव सिंधिया के पक्ष में फैसला सुनाया। अब फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि ये जो अध्यादेश इंदिरा गांधी सरकार ने जारी किया है, इस अध्यादेश को शून्य करार दिया जाता है, क्योंकि ये अध्यादेश राजा महाराजाओं के मिलने वाले विशेषाधिकारों की समाप्ति करता है और ऐसी समाप्ति उस संधि के खिलाफ है जो संधि भारत सरकार ने राजा महाराजाओं या रियासतों के साथ की थी। कब की थी? आपको याद होगा
कि ये संधि की गई थी उस समय जब देश आज़ाद हुआ था, तब जब वल्लभ भाई पटेल रियासतों का विलय कर रहे थे भारत में, उस समय कुछ विशेषाधिकार राजा महाराजाओं के लिए जारी रखे गए थे। और इसी फैसले को, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है किसके पक्ष में, माधव जीवाजीराव सिंधिया के पक्ष में, इसी फैसले को निरस्त करने के लिए इंदिरा गांधी जी ने 26वां संविधान संशोधन किया। और आप जानते हैं हमने एक पिछला वाला टॉपिक किया है, जो लास्ट टॉपिक है, उससे भी जो लास्ट टॉपिक है जिसमें मैंने आपको भाग 19 और भाग 21 के बारे में बताया है, उसमें कुछ आर्टिकल हैं जिन आर्टिकल के तहत ये कहा गया था कि राजा महाराजाओं को प्रीवी पर्स दिया जाएगा। और उसी प्रीवी पर्स की समाप्ति की गई थी कब, 26वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो कुल मिलाकर आपको याद रखना है कि माधव जीवाजीराव सिंधिया बनाम भारत संघ 1970 वाले केस में किस बात पे फैसला सुनाया गया है, तो आप कहेंगे प्रीवी पर्स के मामले पर फैसला सुनाया गया है, जो कि फैसला राजा महाराजाओं के पक्ष में दिया गया था। चलिए दोस्तों, अब अगला केस देखिए। अगर हम क्रम से बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे क्रम से अब केस आएगा केशवानंद भारती, जिसे 1973 में आया था जो केस, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, सॉरी। तो इस केस के बारे में हमने पिछले टॉपिक में बात की है। और उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है जिसका नाम है कालू सान्याल बनाम जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग 1974। तो 1974 का ये केस अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए कि इस केस में पहली बार हैबियस कार्पस पर विचार किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हैबियस कार्पस पर विचार करने के लिए निरुद्ध व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होना अनिवार्य नहीं है। यानी कि ऐसा व्यक्ति भी हैबियस कार्पस के तहत मांग कर सकता है अपने को मुक्त कराने के लिए, जो व्यक्ति बंदी है, और ज़रूरी नहीं कि वह कोर्ट के सामने अपने आप को प्रस्तुत करे, बल्कि उसका कोई सगा संबंधी, उसका कोई रिश्तेदार या कोई भी जानने वाला उसका केस फाइल कर सकता है उसकी बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए, यानी कि हैबियस कार्पस के तहत। अगला केस है इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण 1975। ये केस उस समय आया था कि जब राजनारायण जी इंदिरा गांधी के सामने चुनाव हार गए, और राजनारायण ने यह आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने अपनी मशीनरी, यानी कि जो प्रशासनिक मशीनरी है, उस समय सरकार भी थी उनकी, तो सरकार का दुरुपयोग किया है, प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया है। और इसी के तहत इंदिरा गांधी जी की तरफ से एक बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन किया गया था जिसका नाम था 39वां संविधान संशोधन 1975। और इस संविधान संशोधन के द्वारा एक संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया था 329A, और 329A आर्टिकल में क्लॉज था क्लॉज 4। और इस क्लॉज 4 में लिखा गया था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर आदि के निर्वाचन पर सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करने का कोई अधिकार नहीं है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट उस पर किसी तरह के केस की सुनवाई नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये माना कि ये जो 39वां संविधान संशोधन किया गया है और इसमें ये जो 329A आर्टिकल में क्लॉज 4 जोड़ा गया है, दरअसल ये असंवैधानिक है और ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और आप जानते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो नया सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने गढ़ा था, वो कब गढ़ा था, 1973 के केशवानंद भारती के मामले में। तो उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई की थी और 329A के क्लॉज 4 को असंवैधानिक करार दिया। दोस्तों, अगला केस है हमारा ADM जबलपुर वर्सेस SS शुक्ला 1976। ये केस न्यायिक व्यवस्था के इतिहास में एक धब्बे की तरह है और इस केस में सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही बदनामी हुई, लोगों ने बहुत आलोचना की इस केस पर। इस केस को हैबियस कार्पस केस के नाम से भी जाना जाता है। इस केस में याचिकाकर्ता ने 1975-77 के आपातकाल के दौरान अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए अनुच्छेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण का उपचार मांगा। आप जानते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कार्पस जो रिट जो जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा, वो रिट जो है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत जारी की जाती है। तो इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह पर कोई भी व्यक्ति ये उपचार मांग सकता है कि उसका बंदी प्रत्यक्षीकरण कराया जाए। तो ये जो व्यक्ति थे जिनका नाम था SS शुक्ला, इन्होंने 1975-77 के दौरान जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ अलग अलग हाई कोर्ट में ये केस फाइल किया था और हाई कोर्ट ने उन्हें ये उपचार दे भी दिया था।
हाई कोर्ट ने उन्हें बरी करने का आदेश भी दिया था। लेकिन यह केस जब राज्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीसा कानून की धारा 18 वैलिड है और इसे वैलिड मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की जो अपील है वो खारिज की जाती है। और क्योंकि अनुच्छेद 352 और 359 के तहत जो आपातकाल लगता है उसमें 359 के तहत लिखा होता है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो वह अनुच्छेद 19 के अतिरिक्त अन्य मौलिक अधिकारों को भी निलंबित कर सकता है, इसलिए अनुच्छेद 21 का निलंबन जो है वो वैलिड है। इसका मतलब ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने उस समय जितने भी बंदी थे, जेलों में बंद थे, उन सबको उनके हाल पे छोड़ दिया और अनुच्छेद 21 के तहत उन्हें जीवन जीने का जो अधिकार जो मिलता है उस अधिकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने देने से मना कर दिया। इस केस को समझने के लिए थोड़ा सा मीसा कानून पे भी नज़र डाल लेते हैं। देखिए मीसा के बारे में भी है कि मीसा की फुल फॉर्म है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 और इस केस में इस कानून में एक धारा है, उस धारा का नाम है धारा 18 और 18 जो धारा है वो कहती है कि बंदी चूँकि जिसे जेल में बंद किया गया है वह व्यक्ति किसी भी स्थिति में कोर्ट नहीं जा सकता और अगर कोई व्यक्ति कोर्ट ना जा सके तो इसका मतलब सिंपल सा है कि वह आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत अपने लिए उपचार नहीं मांग सकता। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट इस केस में आर्टिकल 32 के तहत एस एस शुक्ला को हैवियस कार्पस के तहत उन्हें किसी तरीके से उपचार प्रदान करती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। इसीलिए केस ये बहुत चर्चा में रहा था उस समय और न्यायिक व्यवस्था पर इसीलिए ये केस एक तरीके से धब्बा कहलाता है। दोस्तों जितने केस भी हम यहाँ देख रहे हैं सभी केस बहुत महत्वपूर्ण हैं और फोर्स के एग्ज़ाम, किसी भी फोर्स के एग्ज़ाम में यानी कि SI या PCSJ या कोई भी और एग्ज़ाम है सबके लिए केस बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार आप इन्हें अच्छे से कर लेंगे तो 100% मानिए कि आपको इनमें से कोई ना कोई केस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला केस देखते हैं और अगला केस है मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ 1978। इस केस में हुआ ये था कि मेनका गांधी का पासपोर्ट भारत सरकार की ओर तरफ से रद्द कर दिया गया, यानी कि भारत सरकार ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था। और जब मेनका गांधी ने जब केस फाइल किया अपने मौलिक अधिकार के तहत और उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत उन्हें विदेश जाने का भी अधिकार है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये बात मानी, यानी कि ये दलील उनकी मानी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेश भ्रमण जो है वो विदेश भ्रमण अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। तो मेनका गांधी का पासपोर्ट रद्द किए जाने की वजह से ये विवाद उत्पन्न हुआ था दोस्तों और ये केस बहुत महत्वपूर्ण हो गया। अब आपको ध्यान रखना है कि यदि देश के अंदर भ्रमण की बात की जाती है तो उसके लिए आर्टिकल 19 आएगा और अगर देश के बाहर विदेश घूमने की बात की जाती है तो वह मौलिक अधिकार किस में आएगा, आर्टिकल 21 में, यानी कि 21 में। चलिए अगला केस देखते हैं। अगला केस है तुकाराम वर्सेस महाराष्ट्र राज्य 1979। यह केस मथुरा रेप केस के नाम से भी काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था और यह केस भी पिछला जो मैंने आपको अभी केस एक बताया था जिसका नाम था ADM जबलपुर वर्सेस SS शुक्ला 1976, बिल्कुल उसी केस की तरह यह भी न्यायिक व्यवस्था पर एक धब्बा कहलाता है और इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अजीबोगरीब फैसला दिया। दरअसल इस केस में हुआ ये था कि मथुरा नाम की एक लड़की थी जो कि जिसके साथ रेप अटेम्प्ट हुआ और सुप्रीम कोर्ट की ओर से सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। और तो और इस फैसले में जो कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणियां की गई थी, जो जज थे उस कोर्ट में, उन जजों की टिप्पणियां भी पुरुषवादी मानसिकता को साफ झलकाती थी, यानी कि पुरुषवादी मानसिकता से प्रेरित थे वो जज और उन जजों ने उल्टा लड़की को ही दोषी ठहराना शुरू कर दिया था। और जबकि ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि एक सेक्शन है मतलब IPC की धारा है 376 का 6 जो क्लॉज है उसमें साफ साफ लिखा है कि 16 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ किया गया संभोग रेप ही होगा, चाहे वह उसकी सहमति से ही क्यों ना हुआ हो, है ना। चाहे उस लड़की की सहमति हो, अगर उस लड़की की आयु 16 वर्ष से कम है तो वह किसकी श्रेणी में आएगा, रेप की श्रेणी में आएगा। और मथुरा नाम की जो लड़की थी उसकी उम्र 14 से 16 वर्ष के बीच थी। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस केस में सभी आरोपियों को बरी कर दिया
और इस केस के ऊपर भी बहुत आलोचना हुई थी सुप्रीम कोर्ट की। जब ये केस शुरू में एक निचली अदालत में आया था तो निचली अदालत ने भी सभी आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया था। फिर हाई कोर्ट में जब ये केस आया था तो हाई कोर्ट ने उन आरोपियों को दोषी माना था। लेकिन जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों को क्या कर दिया, बरी कर दिया। तो आपको ये याद रखना, तुकाराम वर्सेस महाराष्ट्र राज्य 1979 मथुरा रेप केस। उसके बाद देखिए 1979 के बाद 1980 में आप जानते हैं कि मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ वाला केस है, जिसे हमने पिछले वाले टॉपिक में पूरा किया है। फिर 1981 में बामन राव बनाम भारत संघ का केस है 1981 का, जिसे हमने पिछले वाले टॉपिक में पूरा किया। तो यहाँ पर हम उन दो केसेस की चर्चा नहीं करेंगे। चलिए अगला केस देखते हैं। अगला केस है जिसका नाम है दीना बनाम भारत संघ 1983। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैदियों को अपने काम के लिए उचित मजदूरी पाने का अधिकार है, और यदि वह बिना मजदूरी के काम करेंगे तो यह बलाश्रम की श्रेणी में आएगा, और इसलिए यह आर्टिकल 23 का उल्लंघन होगा। आप जानते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद जो 23 है उसमें बलात् श्रम का निषेध किया गया है, उसमें बेगार का निषेध किया गया है और मानव दुर्व्यापार का निषेध किया गया है। तो इसीलिए आर्टिकल 23 का उल्लंघन माना यदि किसी कैदी से काम कराया जाता है और उसे मजदूरी नहीं दी जाती है। तो दोस्तों अगला केस है शाहबानो केस 1985। इस केस ने राजनीति की दिशा और दशा दोनों ही बदल के रख दी। इस केस में हुआ ये कि एक महिला थी जिनका नाम था शाहबानो, और शाहबानो 62 वर्षीय महिला थी जिनके 5 बच्चे थे, और उनके पति आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें ट्रिपल तलाक दे दिया। और ट्रिपल तलाक के बाद शाहबानो ने गुजारा भत्ता पाने के लिए कोर्ट की शरण ली। शुरू में उन्होंने ये केस फाइल किया था एक निचली अदालत में, और उसके बाद ये केस हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और इस दौरान 7 साल बीत गए। और सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार शाहबानो के हक में फैसला सुनाते हुए कहा कि आरिफ मोहम्मद खान को 500 रुपये पर मंथ का गुजारा भत्ता देना होगा। लेकिन उस समय के जो कट्टरपंथी थे, मुस्लिम कट्टरपंथी, उन्होंने इसे शरीयत के विरुद्ध माना, और उन्होंने कहा कि किसी भी अदालत को ये अधिकार नहीं है कि वह किसी धर्म के मामलों में टांग अड़ाए। तो एक तरीके से लगातार दबाव डाला जा रहा था सरकार के ऊपर कि इस फैसले को पलटा जाए, और हुआ भी यही कि कांग्रेस के उस समय के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी ने आखिरकार कट्टरपंथियों के आगे हथियार डाल दिए, और उन्होंने एक विधेयक पास किया जिस विधेयक का नाम था मुस्लिम महिला तलाक अधिकार संरक्षण विधेयक 1986। यानी कि इस विधेयक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया, और इस विधेयक में कहा गया था कि केवल इद्दत के समय, इद्दत का जो समय होता है वो 3 महीने का समय होता है जब तलाक दिया जाता है, तो इस विधेयक में कहा गया कि केवल इद्दत के समय गुजारा भत्ता महिला को मिल सकता है। इसका मतलब यही था कि शाहबानो को जो हक दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो उस हक से महरूम रही, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस विधेयक ने पलट दिया। और उसके बाद समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता के बारे में भी कई बार आदेश दिए हैं, या आप ऐसे कह सकते हो निर्देश दिए हैं सरकार को कि वह जल्द से जल्द समान नागरिक संहिता लाए, क्योंकि तलाक के ऊपर एक जैसा कानून पूरे देश में होना जरूरी है, क्योंकि ये महिला अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है। तो कुल मिला के हम देख सकते हैं कि ये जो शाहबानो केस था ये अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष या जाने अनजाने रूप में क्या था, आगे की जो राजनीति थी, जो बीजेपी इस समय राजनीति कर रही है, जो कांग्रेस ने जिस राजनीति की शुरुआत की थी, उस राजनीति से पूरी तरह जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि जब मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जब राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटा, तो फिर हिंदू तुष्टीकरण के लिए उन्होंने राम मंदिर के ताले खुलवाए, और आप देखते हैं कि यही राम मंदिर के ताले खुलवाने की वजह से ही बीजेपी को भी एक राजनीतिक कार्ड खेलने का मौका मिला, और तब से लेके अब तक हमारी राजनीति उसी विवाद के आसपास घूम रही है। तो शाहबानो का केस था तो तलाक को लेकर, यानी कि अपने हक को लेकर, लेकिन ये केस कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता से भी जुड़ता चला गया। तो दोस्तों अब अगला केस देखते हैं। अगला केस है MC मेहता बनाम भारत संघ 1986। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ सुथरा वातावरण या एनवायरनमेंट, या हम ऐसे कह सकते हैं कि पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना। तो दोस्तों अगला केस है इमैनुअल बनाम
केरल राज्य 1986। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत चुप रहने को भी मौलिक अधिकार माना है। जैसे आप जानते हैं कि अनुच्छेद 19(1)(a) में लिखा हुआ है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि बोलने और अभिव्यक्त करने की हमारी क्या है, मौलिक अधिकार है, हमारी आज़ादी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बोलने की आज़ादी के साथ साथ चुप रहने की आज़ादी भी क्या है, मौलिक अधिकार है। और ये मामला उठा था राष्ट्रगान को लेकर। केरल में राष्ट्रगान का एक विवाद था जिसमें एक बच्चे ने राष्ट्रगान गाने से मना कर दिया था। तो इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बोलने का तो है ही मौलिक अधिकार, स्पीक का, लेकिन इसके अलावा चुप रहने का भी क्या है, मौलिक अधिकार है, जो कि 19(1)(a) के अंतर्गत आएगा। चलिए अब अगला केस देखते हैं। अगला केस है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाम भरत कुमार 1988। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि प्रदर्शन करना, विरोध करना, ये तो मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद 19 के तहत, लेकिन अनुच्छेद 19 के तहत हड़ताल करना मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि हड़ताल करने से आम जनजीवन ध्वस्त होता है या आम लोगों को परेशानी होती है। इसलिए हड़ताल करना मौलिक अधिकार नहीं होगा, बल्कि प्रदर्शन करना, विरोध करना, आलोचना करना, ये मौलिक अधिकार के तहत आएंगे। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन, धरना, हड़ताल इन सबको डिफाइन किया है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाम भरत कुमार 1988 के केस में। दोस्तों एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे आप कि जो केस आप देख रहे हैं उन केसेस में अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 को ज़्यादा डिफाइन किया गया और ये बताने की कोशिश की गई है कि कौन से हमारे मौलिक अधिकार हैं और कौन से नहीं हैं। अगला केस है दोस्तों इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992। ये केस कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। यह केस तब आया सामने जब मंडल आयोग की ओर से एक रिपोर्ट आई थी और मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट की ये पीठ थी, 9 सदस्यों की पीठ थी, और 9 सदस्यों की इस पीठ ने मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी को 27% का आरक्षण बिल्कुल सही माना। उन्होंने कहा कि आरक्षण देना सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ ही साथ क्रीमी लेयर की अवधारणा भी होनी चाहिए। क्रीमी लेयर का मतलब है कि ओबीसी में ऐसे लोग जिनकी आय अधिक है, यानी कि जो आर्थिक रूप से संपन्न है, क्रीमी लेयर में आएंगे। और 1993 में इस केस के फौरन बाद सरकार की ओर से 1993 में क्रीमी लेयर 1 लाख, क्रीमी लेयर की जो सीमा थी वो 1 लाख रुपए की थी, जो कि अब बढ़कर 8 लाख हो गई है। यानी कि 8 लाख रुपए से अधिक जो कमाने वाले लोग होंगे, यानी कि 8 लाख से अधिक जिनकी आय होगी, वो व्यक्ति क्रीमी लेयर में आएंगे। और साथ ही साथ इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि SC ST को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, यानी कि इसे गलत माना सुप्रीम कोर्ट ने। और इसी फैसले को हटाने के लिए, इसी फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए सरकार की ओर से 77वां संविधान संशोधन किया गया। और 77वां संविधान संशोधन करके हमारे संविधान में आर्टिकल 16(4)(a) जोड़ा गया है ना, जिससे कि जो SC ST वर्ग के लोग हैं उन्हें पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सके। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि चलो ठीक है, आपने 16(4)(a) जोड़कर पदोन्नति में आरक्षण तो ले लिया SC ST के लिए, लेकिन ये आरक्षण मनमाना नहीं होना चाहिए। यानी कि पदोन्नति में आरक्षण मनमाना ना हो, बल्कि पदोन्नति में जो आरक्षण दिया जाए उसमें प्रशासनिक दक्षता का भी ध्यान रखा जाए, है ना। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही बेकार हैं, बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, तब भी वो पदोन्नति में आरक्षण ले लें SC ST के बल पे। तो इसके लिए उन्होंने साफ साफ कहा है कि प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखा जाए, है ना, जब आप पदोन्नति में आरक्षण दे रहे हैं तब। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाला जो केस है वो किससे रिलेटेड है, तो आप कहेंगे OBC SC ST के आरक्षण से। अगला केस है दोस्तों जिसका नाम है SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1994। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन लगता है राज्यों, या फिर हम कहेंगे राज्यों में जो आपातकाल लगता है, उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए थे। तो हम ज़्यादा डिफाइन नहीं कर पाएंगे इस वीडियो में इस केस को। जैसे कि मैंने आपसे शुरू में भी कहा है कि कुछ केस ऐसे हैं जो कि काफ़ी टाइम मांगते हैं, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण केसेस को, यानी कि लगभग 8-10 केस हैं ऐसे जिन केसों को हम किसी अलग वीडियो में डिफाइन करेंगे, बहुत विस्तार से करेंगे। लेकिन आप अभी इतना याद रखें कि SR बोम्मई वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 356 यानी कि राज्यों में आपात को लेकर कुछ गाइडलाइन जारी की हैं, जिससे कि
सरकार यानी कि केंद्र सरकार राज्यों में मनमाना राष्ट्रपति शासन ना लगा सके, क्योंकि ये जो आर्टिकल 356 है इसका दुरुपयोग सरकार की ओर से बहुत बार हुआ है, बहुत ज़्यादा बार हुआ है ना। केंद्र सरकार छोटी छोटी बातों पे भी 356 के तहत क्या लगा देती है, राज्यों में आपात या राष्ट्रपति शासन। तो उसी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मानदंड निर्धारित किए थे इस केस में, जिसका नाम था एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ 1994। दोस्तों अगला केस है राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य 1994। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना, और राइट टू प्राइवेसी का जो अधिकार है यानी कि निजता का अधिकार जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो 2017 में भी डिफाइन किया था सुप्रीम कोर्ट ने। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 2017 में राइट टू प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूरी तरह अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार माना है। और पहली बार कब माना था, जब आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य 1994, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना था। अगला केस देखते हैं दोस्तों। अगला केस है परमानंद कटारा बनाम भारत संघ 1989। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार बताए नहीं है, बल्कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत डॉक्टर्स को अपनी भूमिका निभाने के लिए मजबूर किया है, या आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 21 के अधीन है ना, यह कर्तव्य बताया है डॉक्टरों का कि डॉक्टर्स को चाहिए कि किसी भी घायल व्यक्ति को शीघ्र अतिशीघ्र चिकित्सकीय सहायता प्रदान की जाए और बिना पुलिस कार्रवाई की प्रतीक्षा किए, यानी कि पुलिस कार्रवाई की प्रतीक्षा ना की जाए, बल्कि घायल व्यक्ति के प्राणों की रक्षा की जाए, है ना। चाहे वो डॉक्टर सरकारी हों चाहे वो प्राइवेट हों, उन्हें ये चाहिए कि वह अपने कर्तव्य को पहचाने और घायल व्यक्ति को तुरंत उपचार दें। वह ये इंतज़ार ना करें कि इसके लिए पुलिस कार्रवाई हो जाए पहले, उसके बाद घायल को देखेंगे, तब तक तो बेचारा वो स्वर्ग सिधार जाएगा। अगला केस है दोस्तों विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक कार्यस्थलों पर महिला कर्मियों के यौन उत्पीड़न को अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण माना है, और सुप्रीम कोर्ट ने महिला कर्मियों के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए बहुत सारी गाइडलाइन जारी की हैं, और साथ ही साथ लैंगिक समानता को भी अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार माना है। अगला केस देखते हैं दोस्तों। अगला केस है सरवदानंद सोनेलाल बनाम भारत संघ 2005। इसे आप शॉर्ट में सोनेलाल बनाम भारत संघ भी कह सकते हैं। तो सोनेलाल बनाम भारत संघ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 352 एक आर्टिकल है, आप जानते हैं आर्टिकल 352 आपातकाल को लेकर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 352 में आक्रमण शब्द को परिभाषित किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि असम में अवैध घुसपैठ करना, वहाँ पर बसना, मतदाता होना, नौकरी पाना आदि भी क्या है, आक्रमण माना जाएगा। और कौन सा आक्रमण, जो आर्टिकल 352 में लिखा हुआ है, यानी कि ये माना जाएगा कि इन लोगों ने असम पर आक्रमण किया है। तो एक तरीके से इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आपातकाल की शर्त को डिफाइन करने की कोशिश की है। अगला केस है दोस्तों IR कोहिलो बनाम तमिलनाडु 2007। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूची 9 को न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत माना है। तो दोस्तों बड़ा छोटा सा केस है, आसानी से याद कर सकते हैं आप कि अनुसूची 9 को किस में माना है सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत माना है। आप जानते हैं कि 1951 के संविधान संशोधन यानी कि जो पहला संविधान संशोधन था उसमें अनुसूची 9 हमारे संविधान में जोड़ी गई थी, और अनुसूची 9 न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत नहीं आती थी। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत माना। अगला केस देखते हैं। अगला केस है अरुणा शानवाग केस 2011। इस केस में अरुणा शानवाग जो एक महिला हैं जो कि 42 वर्ष से अंधी हो चुकी थी, पैरालाइज्ड थी, और उनका और उनके रिश्तेदारों का, उनके घर वालों का, सबका ये मानना था कि उन्हें इच्छा मृत्यु की परमिशन मिले। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे यहाँ आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है ना। तो इसलिए अरुणा शानवाग को बहुत दिनों तक कोर्ट की ओर से इच्छा मृत्यु का अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन इस केस में जो 2011 का केस है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु में पैसिव इच्छा मृत्यु यानी कि इसे बोलते हैं यूथेनेसिया, पैसिव यूथेनेसिया के अधिकार को प्रोवाइड कराया, और कहा कि
उन्हें पैसिव इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। तो ये महत्वपूर्ण केस है अरुणा शानवाग केस 2011। अगला केस देखते हैं दोस्तों। अगला केस है सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन 2010। दरअसल ये केस अरुणा शानवाग केस से पहले लिखना चाहिए था हमें, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ कर लेते हैं, और क्योंकि ये 1 साल पहले का है। तो देखिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने महिला के मां बनने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार माना। यानी कि किसी महिला का यह निर्णय कि वह मां बनेगी नहीं बनेगी, कब बनेगी, यह उसका मौलिक अधिकार है, और यह आर्टिकल 21 के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला केस देखते हैं। अगला केस है नोटा जजमेंट 2013। आप जानते हैं कि नोटा में हम किसी भी व्यक्ति को, है ना, वोट नहीं देते हैं, यानी कि हम नोटा का प्रयोग करते हैं और हम कहते हैं कि हमें कोई भी कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हुए हैं, हमें कोई पसंद नहीं है, तो उसे हम नोटा कहते हैं। और नोटा का एक बटन ईवीएम मशीन में भी होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस केस में कि नोटा का प्रयोग अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की आज़ादी है। यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब कि हम किसी को पसंद नहीं करते हैं, ये भी हमारा क्या एक्सप्रेशन है, हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो कि 19(1)(a) के अंतर्गत आएगी। आपसे क्वेश्चन होगा बड़ा सिंपल, और क्वेश्चन होगा कि नोटा का प्रयोग करने का जो अधिकार है वो किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा। तो आप कहेंगे अनुच्छेद 19(1)(a) के मौलिक अधिकार अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला केस देखते हैं। अगला केस है लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013। इस केस में कहा गया है कि कोई भी एमपी, एमएलए और एमएलसी को यदि 2 वर्ष से अधिक की सज़ा हो जाती है तो 6 वर्ष तक वह कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी कि 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर उस व्यक्ति की पाबंदी होगी। यानी कि जो एमपी, एमएलए, एमएलसी हैं और उन्हें 2 साल की सज़ा हो गई है, आप जानते हैं लालू प्रसाद यादव के साथ भी ऐसा ही हुआ, उन्हें 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो गई, तो वह कोई भी चुनाव 6 साल तक नहीं लड़ सकते थे। ठीक है दोस्तों, अगला केस देखते हैं। अगला केस है निर्भया केस 2014। ये केस बहुत चर्चा में रहा है। आप जानते हैं कि निर्भया का जो रेप केस का मामला था, उसमें हाल फिलहाल में ही कई सारे आरोपी कन्विक्ट किए गए और कई सारे आरोपियों को फांसी दे दी गई। तो देखिए इस केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुवेनाइल के विषय में, है ना, सरकार को सलाह दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने जुवेनाइल के विषय में टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार को जुवेनाइल को दोबारा से परिभाषित करते हुए एक कानून बनाना चाहिए, क्योंकि दरअसल जो जुवेनाइल की जो एज है ना 18 वर्ष, उसे कम करना चाहिए। क्योंकि अब जो टेक्नोलॉजी का युग है, इस युग में 18 वर्ष से पहले भी बच्चे क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। इसलिए जुवेनाइल की परिभाषा को नए रूप में परिभाषित करना चाहिए सरकार को। और फिर आप जानते हैं कि सरकार ने इस ओर कदम भी उठाए हैं और सरकार ने जुवेनाइल की परिभाषा को पुनर्परिभाषित किया है। ठीक है दोस्तों, अगला केस देखते हैं। अगला केस है नालसा बनाम भारत संघ 2014। और इस केस में किन्नरों को भी बहुत सारे अधिकार प्रोवाइड कराए गए थे सुप्रीम कोर्ट की ओर से। अगला केस है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ 2016। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 99वां अमेंडमेंट को शून्य कर दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 99वें संविधान संशोधन में जो NJAC यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गठित किया गया है, दरअसल वो संविधान के आधारभूत ढांचे के खिलाफ है। आप जानते हैं कि जो सरकार, वर्तमान सरकार है, उसने NJAC बनाया था और उसने इस संविधान संशोधन के द्वारा कहा था कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करेगा। और इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में एक प्रधानमंत्री एक सदस्य होंगे, एक विपक्ष का नेता एक सदस्य होगा और एक कानून मंत्री सदस्य होगा और 2 वरिष्ठ जज होंगे। इसका मतलब ये था कि NJAC में जो चलेगी ज़्यादा वो किसकी चलेगी, वो चलेगी 3 नेताओं की, यानी कि एक सत्ता पक्ष का नेता, एक विपक्ष का नेता और एक कानून मंत्री। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 99वें संविधान संशोधन के तहत जो NJAC का गठन किया था सरकार ने, उसे शून्य कर दिया और 99वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक करार दिया, है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला था सुप्रीम कोर्ट की ओर से। अब अगला केस है, और अगला केस है शायरा बानो बनाम भारत संघ 2017। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को अवैध माना। और ट्रिपल तलाक भी कौन सा, जो कि आजकल SMS,
ईमेल या फ़ोन पे बोलकर तलाक दे दिया जाता है, तुरंत कुछ ही सेकंड के अंदर 3 बार तलाक बोल दिया जाता है। और इस तरह के तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, पूरी तरह अवैध कर दिया है। तो ये केस महत्वपूर्ण है, शायरा बानो बनाम भारत संघ। आप इसमें कंफ्यूज ना हो, वो शाह बानो केस है ना, जिसमें गुजारा भत्ते की मांग की गई थी, और ये शायरा बानो केस है ना। तो शाह बानो केस काफ़ी पहले का है और शायरा बानो केस अब का है, यानी कि हाल फिलहाल का है। अगला केस देखिए दोस्तों, अगला केस है जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ 2017। और आपने अभी पीछे भी केस पढ़ा था, कौन सा, राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य 1994। और ये वाला केस है ना, जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी। तो ये दोनों ही केस आर्टिकल 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार मानते हैं। यानी कि इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी को, यानी कि निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। तो आप इस केस को जरूर याद रखें। और ये केस किसी एग्जाम में आ भी चुका है, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने इस केस को किसी एग्जाम में देखा है। और आपसे बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइट टू प्राइवेसी या निजता के अधिकार को किस केस में मौलिक अधिकार माना गया। तो आप याद रखेंगे जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ 2017 का केस। ठीक है दोस्तों, देखिए आप बहुत अच्छे से इन सारे केसेस को अगर आप कर लेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि किसी एग्ज़ाम में कम से कम सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आएगा तो आप 100% उस निर्णय से रिलेटेड कोई भी सवाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला केस देखते हैं दोस्तों। अगला केस है कॉमन कॉज बनाम भारत संघ 2018। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत राइट टू डाई विद डिग्निटी को भी मौलिक अधिकार माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन जीने का अधिकार तो है अनुच्छेद 21 के तहत, लेकिन यह जीवन जीने का अधिकार डिग्निटी के साथ होना चाहिए, है ना। कोई ऐसे घिसट घिसट के जीवन जी रहा है तो उसे हम जीवन जीने का अधिकार नहीं मानेंगे, बल्कि जीवन जीने का अगर अधिकार है आपका तो वह गरिमापूर्ण होना चाहिए। गरिमापूर्ण मतलब डिग्निटी के साथ होना चाहिए, है ना। राइट टू लिव भी है और राइट टू डाई भी है। तो जीवन जीने का अधिकार के तहत क्या आएगा, मरने का अधिकार भी आएगा। और मरने का अधिकार भी कैसा, डिग्निटी के साथ मरना। दरअसल ये जो केस है वो इसलिए आया है कि हम देखते हैं कि कई बार किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा दे दी जाती है, फिर उसे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक फांसी नहीं दी जाती, तो वह इस दौरान जेल के अंदर क्या है, बहुत ही तिल तिल के बेचारा मर रहा है, जबकि कानून के तहत जो उसे सज़ा दी गई है वो उसे नहीं मिल रही है। और कानून के तहत सज़ा पाना भी क्या है, एक मौलिक अधिकार ही है। तो इसलिए राइट टू डाई विद डिग्निटी ये आर्टिकल 21 के तहत माना है कॉमन कॉज वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है दोस्तों, अगला केस देखिए। अगला केस है नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018। दोस्तों ये केस भी बहुत महत्वपूर्ण है और इस केस से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है किसी न किसी एग्जाम में। और इस केस में कहा गया था कि सेक्शन 377 क्या है, अवैध है। आप जानते हैं कि आईपीसी की धारा है एक 377 और 377 में समलैंगिकता को क्या है, अपराध घोषित किया गया था। लेकिन इस केस में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया, यानी कि 377 ही पूरी तरह क्या कर दिया, रद्द कर दिया, या आप कह सकते हैं अवैध करार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब अगला केस देखिए दोस्तों। अगला केस है इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन बनाम केरल राज्य 2018। दोस्तों ये जो केस है ये सबरीमाला टेम्पल से रिलेटेड है। आप जानते हैं सबरीमाला टेम्पल के ऊपर बहुत विवाद हुआ था कि सबरीमाला टेम्पल में जो 10 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की स्त्रियां हैं उन्हें सबरीमाला मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में 10 से लेकर 50 वर्ष की महिलाओं को भी एंट्री करने की अनुमति दी। और आप जानते हैं कि यह सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। अगला केस देखिए दोस्तों। अगले वाले जो केस हैं हमारे वो 2019-20 के हैं, यानी कि 1-2 साल के अंदर के हैं। और ये सारे केसेस इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी हैं। तो करंट के ही केस हैं, इसलिए आप इन पर जरूर गौर कीजिए, जरूर याद करिए। देखिए क्या है केस का नाम है जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ 2019। दोस्तों इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 497 को अवैध माना है, यानी कि 497 को अब क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और 497 थी क्या,
497 में व्यभिचार के अंतर्गत किसी व्यक्ति को सजा होती थी। इसका मतलब ये था कि व्यभिचार को इंग्लिश में कहते हैं हम एडल्ट्री। इसका मतलब ये था कि एक पति पत्नी है, यदि उस पत्नी का संबंध किसी अन्य पुरुष के साथ हो जाता है तो पति को यह अधिकार था कि वह उस पुरुष के खिलाफ 497 के तहत केस कर सकता था और उस व्यक्ति को सजा हो सकती थी। यानी कि पत्नी की कोई गलती नहीं होती थी, जो अन्य पुरुष होता था उसके ऊपर केस फाइल हो सकता था 497 के तहत, यानी कि उस व्यक्ति के ऊपर व्यभिचार का आरोप लगता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे आर्टिकल 50 यानी कि संविधान का जो आर्टिकल है हमारा, उसके खिलाफ माना, है ना, क्योंकि वहाँ पर लिखा है कि कानून के समक्ष सब क्या है, बराबर हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे 497 को अवैध करार कर दिया है इस केस में, है ना, जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ 2019 में। चलिए दोस्तों अगला केस देखते हैं। ये केस तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस केस का नाम है मोहम्मद सिद्दीकी बनाम महंत सुरेश दास 2019। इस केस को अयोध्या बाबरी मस्जिद विवाद के नाम से भी जाना जाता है और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत पुराने विवाद का अंत किया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा है कि 2.77 एकड़ ज़मीन अयोध्या में रामलला को दी जाएगी। यानी कि ये एक विवादित ज़मीन है जिसके ऊपर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षी दावा करते थे। इसलिए इस केस में 2.77 एकड़ की वो ज़मीन जो विवादित ज़मीन थी वो रामलला को दे दी गई और साथ ही साथ अयोध्या के अंदर मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ ज़मीन जहाँ भी मुस्लिम वक्फ बोर्ड चाहे वह बना सकता है, 5 एकड़ ज़मीन उसे दी जाएगी अयोध्या के अंदर। अगला केस देखते हैं दोस्तों। अगला केस है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल 2019। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस को पब्लिक अथॉरिटी माना है और साथ ही साथ ये कहा है कि CJI का ऑफिस भी RTI के दायरे में आएगा, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत आएगा, सूचना के अधिकार के अंतर्गत आएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण फैसला है ये भी। अगला केस देखिए। अगला केस है अनोखी लाल बनाम मध्य प्रदेश 2019। दोस्तों ये केस तो आपने सुना भी नहीं होगा और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा व्यक्ति जिसे आजीवन कारावास मिला है या मृत्युदंड की सज़ा मिली है, उसका जो वकील होगा उसके वकील को 10 वर्ष वकालत करने का अनुभव होना अनिवार्य है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे आजीवन कारावास या मृत्युदंड मिला है, उस व्यक्ति का वकील ऐसा होना चाहिए कि जिसने 10 वर्ष वकालत करने का अनुभव हासिल कर लिया हो। अगला केस है दोस्तों जो कि इसी साल का है, 2020 का है और सितंबर के महीने में इसकी सुनवाई हुई थी। आपने सुना होगा जरूर, अखबार में आया था। और इस केस का नाम है शाहीन बाग केस 2020। इस केस को आप राइट टू प्रोटेस्ट बनाम राइट टू मोबिलिटी के नाम से भी जान सकते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि प्रोटेस्ट करना मौलिक अधिकार है, लेकिन वो कुछ ना कुछ शर्तों के साथ ही दिया जा सकता है। यानी कि प्रोटेस्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, वो आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन आप ऐसा प्रोटेस्ट नहीं कर सकते जो कि किसी सार्वजनिक स्थान पर हो और सार्वजनिक स्थान पर आम जनजीवन प्रभावित हो। जैसे शाहीन बाग का जो केस था, उसमें शाहीन बाग एक ऐसा स्थान था जहां पर लोगों को आने जाने में परेशानी अनुभव हो रही थी। लोगों ने काफ़ी इसके ऊपर आपत्ति भी की थी वहाँ के लोगों ने, है ना, लेकिन उसके बावजूद भी शाहीन बाग में लोग धरने पर बैठे रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी को लेकर कहा है कि सरकार को चाहिए कि इस तरह के प्रोटेस्ट को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर किसी व्यक्ति को प्रोटेस्ट करने का मौलिक अधिकार नहीं है, उसके लिए उन्हें खास स्थान चुनना पड़ेगा, है ना। तो ये केस राइट टू प्रोटेस्ट बनाम राइट टू मोबिलिटी कहलाता है कि लोगों को आने जाने का अधिकार भी मौलिक अधिकार में है और राइट टू प्रोटेस्ट के तहत लोगों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार भी मौलिक अधिकार में है। उसके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत सारी गाइडलाइन जारी की हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे महत्वपूर्ण केस जो कि आपने अब तक देखे। 1951 से हमने शुरू किया था और सन 2020 तक हमने महत्वपूर्ण केस देखे हैं और ये कुल मिला के देख सकते हैं आपकी 40 के आसपास केस आपके हो चुके हैं। अगर आप इन सारे केसेस को अगर आप वन लाइनर के तौर पर भी याद कर लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। और दोस्तों वैसे देखा जाए तो वाकई में कई केस ऐसे हैं जिनमें लंबी क्लास होना अति आवश्यक है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर शाहबानो केस के लिए एक अलग क्लास होनी ज़रूरी है
ऐसे ही SR बोम्मई बनाम भारत संघ वाला केस है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का केस है, तुकाराम वर्सेस महाराष्ट्र राज्य 1979 वाला केस है। ऐसे कई केसेस हैं। तो हम ज़रूर ऐसा कोशिश करेंगे कि आपके लिए अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग वीडियो बनाएं, लेकिन आप कम से कम पहले इस वीडियो का पूरा लाभ उठाएं और इस वीडियो के जितने भी केसेस आप देख रहे हैं उन सबको कई बार रिपीट करें, कई बार देखें और साथ ही साथ अपनी कॉपी में नोट्स बनाएं इसके लिए। तो आप देखना कि आपको किसी भी एग्जाम में अगर आपसे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय पूछे जाएंगे तो आप उन निर्णय के तहत आने वाले किसी भी प्रश्न का जवाब देने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप सबने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम जल्द ही आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।